हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में आपने टू टायर आर्किटेक्चर के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो इस वीडियो में हम टू टायर आर्किटेक्चर से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जो कि है थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो इस वीडियो में हम थ्री टायर आर्किटेक्चर को पूरा डीपली स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि ये टू टायर से कैसे बढ़िया है और क्यों थ्री टायर आर्किटेक्चर को लाया गया। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है? थ्री टायर आर्किटेक्चर, टायर का मतलब क्या होता है? लेयर्स। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर का मतलब हुआ थ्री लेयर आर्किटेक्चर। अब थ्री लेयर आर्किटेक्चर क्या होता है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? तो इसमें तीन लेयर्स होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। तो पहली लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, तीसरी लेयर है डेटाबेस लेयर। ठीक है, तो ये होती क्या है? तो सबसे पहली बात है प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर से पहले होता है क्लाइंट। क्यों? क्योंकि मान लो आप हैं, हम हैं, कोई भी तीसरा बंदा है, वो मान लो किसी भी आर्किटेक्चर, मान लो कोई भी डेटाबेस या कोई भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। जैसे हम पिछली वीडियो में हमने देखा था टू टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्ट डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। ठीक है, वो डेटा के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा था, वो तो चलो ठीक है एक बंदा कर ले। लेकिन मान लो अगर एक से ज्यादा करेगा तो कभी कभी क्या होता है, डेटा इधर उधर हो जाता है। तो वो ना हो इसलिए थ्री टायर आर्किटेक्चर का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इसमें क्लाइंट तो वैसे ही रहते जैसे टू टायर आर्किटेक्चर में रहते थे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, क्लाइंट के बाद तीन लेयर्स जुड़ जाएंगी। पहले क्या था? पहले थी सिर्फ क्लाइंट और डेटाबेस, मतलब क्लाइंट डायरेक्ट डेटाबेस के साथ लिंक था। ठीक है, तो अब क्या था, इस थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या हुआ था कि प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस लेयर ये तीनों एक वेब एप्लीकेशन में एम्बेडेड करी गई। ठीक है, वेब एप्लीकेशन जैसे कि मान लो अमेजोन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया, मान लो आईआरसीटीसी की वेबसाइट होगी, मान लो कोई भी ऐसी चीज जो आप मान लो घर पे बैठ के कोई भी सामान आप मंगा सकते हो या कुछ भी एक्सेस आप कर सकते हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। मतलब काफी सारी आज की डेट में जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हो वो बेसिकली थ्री टायर आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। तो कैसे, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि हर एक लेयर में है क्या। ठीक है, तो क्लाइंट मान लो हम हो गए, आप हो गए। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर, देखो सीधी बात है, आप कुछ इस्तेमाल करोगे, आप मान लो आपने इंस्टाग्राम लॉगिन किया, आपने अमेजोन पे क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन किया, होम पेज आ गया उसका। तो होम पेज पे आपको सबसे पहले दिखेगा क्या? तो देखो होम पेज पे आपको क्या दिखेगा कि कौन कौन से नए ऑफर्स चल रहे हैं, कौन सी आपने चीज आपको जो अच्छी लगी वो आप ले सकते हो। जैसे टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन्स हो गए। ठीक है, तो वो सारी डेटा जो होता है वो एक तरह का डेटा ही था। तो वो सारा डेटा आपका प्रेजेंट होगा स्क्रीन पे। जो भी आपका डेटा स्क्रीन पे प्रेजेंट होगा वो कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर में ये तीन पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या है? यूजर इंटरफेस। दूसरा क्या है? प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या है? यूजर फ्रेंडली। ठीक है, अब देखो आजकल के जमाने में मान लो किसी ने कुछ मान लो कोई चेकबॉक्स है, कोई बटन है। यूजर इंटरफेस में तो यही होता है, चेकबॉक्स हो गया, बटन हो गया, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गई। ठीक है, यही सब सिलेक्ट करते हैं या सर्च बार में हम सर्च करते हैं कि हमें ये चीज लेनी है। तो वो एक तरह से टेक्स्ट फील्ड तो हुई। तो एक तरह से इनपुट आप दे रहे हो ना उसको यूजर इंटरफेस के जरिए। अब आप कोई कोड वगैरह तो लिख नहीं रहे कि मैं ये कोड लिखूंगा तो जो मेरे को ढूंढना है वो मेरे को आ जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम हर किसी को नहीं आते। तो प्रोग्राम नहीं आते, उसी की वजह से हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं। अब यूजर इंटरफेस हम किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जावा पे यूजर इंटरफेस बना सकते हो, और अगर आप वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से आप यूजर इंटरफेस बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें करना क्या होता है, देखो अब मान लो कोई बटन है, बटन को क्लिक करके कुछ होगा। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट प्रोग्राम तो नहीं लिखोगे ना,
आप सिर्फ बटन पे क्लिक कर दोगे और बाकी जो करना होगा वो उसने खुद कर देगा, जो लॉजिक लगा होगा उसके पीछे वो उसने खुद कर देगा। ठीक है, तो अब बेसिकली बात आती है प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि हम देख चुके हैं यूजर इंटरफेस कि हाँ मतलब यूजर इंटरफेस होना चाहिए उसका, कि मतलब मान लो अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे चेक बॉक्स लगे होते हैं, वहां पे आपको पहले से ही बताया होता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है कि आपको इतने से इतने बजट में आपको चाहिए, तो वो अपने आप आपको सर्च करके दे देता है। तो ये तो हो गया हमारा यूजर इंटरफेस और प्रेजेंटेशन कि आप कैसे डेटा को दिखाते हो। उसके बाद आता है यूजर फ्रेंडली। अब देखो यूजर फ्रेंडली में बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही हमें बस दिखाया जाता है, हमें बस उस पर क्लिक या उस पर चेक मार्क करना होता है कि हाँ हमें ये चीज देखनी है। तो एक तरह से मान लो यूजर फ्रेंडली है वो, कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आपको मान लो कोई जो है कि मान लो कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या होगा कैसे होगा, तो उसमें आपको पूरा लिखा गया होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो ये यूजर फ्रेंडली होने की एक अच्छी बात है कि हाँ मतलब कोई भी वेबसाइट है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो यूजर फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ आपको बेसिकली पता होता है कि हाँ इसमें ये चीज मिलनी है, इसमें ये चीज मिलनी है, हमने सर्च करना है, जो चीज हम सर्च करेंगे वो हमें मिल जाएगी। तो ये यूजर फ्रेंडली होता है कि हमारा काम आसान हो रहा है। ठीक है, अब अगला आता है एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? बेसिकली यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लगा होता है। अब मान लो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अब ये कैसे चल रहे हैं? देखो इनका इनके पास क्या होता है, फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। ठीक है, बैक एंड में क्या होता है? बैक एंड में इनका डेटाबेस होता है और इनके सर्वर्स होते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड में आपको डेटा दिखाई देता है कि मतलब जो डेटाबेस से आपका डेटा आ रहा है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो अब लॉजिक लेयर में क्या होता है, हम पीछे कोड लिखते हैं। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे हमारे चेक बॉक्स है, या मान लो हमारे बटन है, या हमारे टेक्स्ट फील्ड है, या हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू है। मान लो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे कोई भी एक आइटम है, उस पर हमने सिलेक्ट किया, तो फ्रंट एंड पे तो हमने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो एक क्वेरी का रूप ले लेगी धीरे धीरे करके। वो कैसे लेगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जनरेशन ऑफ अ क्वेरी। तो इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें ना आपको एब्स्ट्रैक्शन दी जाती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे दी जाती है कि आपको नहीं पता कि आपका जो आप जो डेटा उसमें डाल रहे हो वो कब एक क्वेरी बन जाएगी, और एक क्वेरी से ही आपका डेटाबेस से आपको डेटा मिल जाएगा जो कि आप देखना चाहते हो। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो अब देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने कोई भी चीज क्लिक करी, तो एक तरह से क्या हुआ कि उसको समझ आ गया कि हाँ इसको ये वाली चीज चाहिए। ठीक है, मतलब इसको ये वाली चीज देखनी है डेटाबेस में से। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा वैसे ही इसका जो पीछे का बैकएंड का जो लॉजिक है वो उसको समझेगा। ठीक है, और उसी के अनुसार वो डेटाबेस को एक इंस्ट्रक्शन देगा। अब डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस हैं वो सीक्वल हो गई और मोंगोडीबी हो गई, काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अब उसमें होता क्या है कि इस लेयर में आपकी एक क्वेरी बनती है। मान लो जो भी आप यहाँ पे इंटरफेस में क्लिक वगैरह करके, मान लो आपने सर्च किया कि मेरे को मोबाइल फोन देखना है 10,000 से 15,000 के बीच में, तो वो जो 10,000 से 15,000 का जो लॉजिक है वो एप्लीकेशन लेयर समझेगी कि इनको 10,000 से 15,000 के बीच में जो फोन आ रहे हैं वो दिखाने हैं। तो 10,000 से 15,000 के बीच में जो भी फोन आ रहे हैं उसकी क्वेरी यहाँ पे बनेगी एप्लीकेशन लेयर पे, और वो डायरेक्ट पका पकाया डेटा डेटाबेस के पास जाएगा, और वो बस यही बोलेगा कि अच्छा आपको 10,000 से 15,000 के ही फोन देखने हैं बस, तो ये लो ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, 10,000 से 15,000 के फोन सारे इसमें हैं। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस होगा वो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचेगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के पास पहुंचेगा, और हमें दिखा दिया जाएगा कि हाँ ये हमने सर्च किया था और ये हमारे पास आ गया। अब इसमें 3 पॉइंट क्या है, बिजनेस लॉजिक। अब देखो बिजनेस लॉजिक क्या होता है कि एक मान लो कोई भी वेब एप्लीकेशन है, तो उसका एक लॉजिक होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, फिर आपका होम पेज आएगा। होम पेज पे आपको बड़े सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, उस ऑप्शन पे अगर आपको जहाँ पे जाना है आप वहां पे जाओ, फिर जैसे जैसे आपको आगे पता चलता रहेगा या आपको जो भी आप आगे करना है आपने, तो आप वैसे कर सकते हो। मान लो जैसे कि लॉगिन किया, लॉगिन के बाद आप होम पेज पे गए, होम पेज पे जाने के बाद आपने सर्च किया कि मेरे को ये चीज चाहिए,
सर्च बटन पे क्लिक करा तो आपकी क्वेरी डेटाबेस के पास गई और डेटाबेस के बाद आपकी जो क्वेरी थी वो एज अ डेटा बन के आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई और आपने देख लिया कि हाँ यार ये सारी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ, इसमें से कोई पसंद आएगी तो मैं ऐड टू कार्ट कर दूंगा। तो वो जो सारे प्रोसेस हैं वो आपके कौन बताता है, प्रेजेंटेशन लेयर, और कैसे वो काम करते हैं उसका है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और डेटा कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है डेटाबेस लेयर से। ठीक है, तो ये तो होगी बिजनेस लॉजिक की बात। उसके बाद आता है वर्क फ्लो। अब वर्क फ्लो भी बिजनेस लॉजिक के साथ साथ ही चलता है। अब ये तो है नहीं कि आपने क्रेडेंशियल्स डाले उसके बाद आपको कार्ड का पेज दिखा दे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये वर्क फ्लो ये कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब आपने क्रेडेंशियल डाले तो आपको होम पेज ही दिखेगा, अगर होम पेज नहीं दिख रहा तो आपके बिजनेस लॉजिक में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो अगला आता है जनरेशन ऑफ अ क्वेरी। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन लेयर पे जो भी आप करते हो, ठीक है, जो भी आपने सिलेक्ट किया, जो भी आपने सर्च किया, वो बैकएंड पे एज अ क्वेरी बन रही है, एज अ क्वेरी जनरेट हो रही है। तो जब तक वो क्वेरी जनरेट हो रही है, जैसे जैसे आप प्रेजेंटेशन लेयर या कोई भी यूजर इंटरफेस पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो या कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो वैसे क्वेरी बन के डेटाबेस के पास जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जनरेशन ऑफ क्वेरी। तो क्वेरी वही होती है जो आपको, जो मान लो डेटाबेस को इंस्ट्रक्शन दे कि मेरे को ये डेटा चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अगला आता है डेटाबेस लेयर। अब डेटाबेस लेयर क्या करता है, गिव डेटा एज पर अबव इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे इसको ऊपर से इंफॉर्मेशन मिलेगी, मान लो पका पकाया डेटा उसको एप्लीकेशन लेयर से मिल गया, उसने उठा के डेटा दे दिया कि ये लो जी, इसका जो भी आपने मांगा है वो सारा डेटा ये ले लो, आपके रेलिवेंस का है, तो सब आपको डेटा मिल जाएगा। बस उसके बाद कोई इसको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, डेटाबेस का सिर्फ इतना काम होता है, पका पकाया डेटा इसको यहाँ से मिल जाता है, वही उठा के ये दे देता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे दिखा देता है वो। ठीक है, तो अब ये टू टायर आर्किटेक्चर से बढ़िया क्यों है? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको आपका टाइम बच रहा है। ठीक है, आपका भी टाइम बच रहा है और इसमें डेटा आने जाने में भी टाइम बच रहा है। अब टू टायर आर्किटेक्चर में क्या था, टू टायर आर्किटेक्चर में मान लो कि आप जाते थे, ठीक है, वहां पे एंट्री करवाते थे, ठीक है, और आपका डेटा अपडेट होता था। मान लो को कहीं पे भी आप जाते हो, मान लो मूवी टिकट कराने जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप आईआरसीटीसी के वहां पे जाते हो दफ्तर कि मेरे को टिकट बुक करानी है, तो वो क्या करते हैं, वहीं से टिकट बुक कराते हैं, जो भी उनका सर्वर होता है वहां पे डेटा डालते हैं और वहां पे अपडेट करते हैं, तो आपको टिकट मिल जाती है। तो उनका क्या होता है, क्लाइंट और डेटाबेस डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, जबकि मान लो थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन होता है आपका और डेटा का। आपको नहीं पता कि आपका डेटा किधर है। अब अमेजोन वालों, मान लो हम अमेजोन से कोई शॉपिंग करते हैं, तो हमें ये थोड़ी पता है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ जाएगा। अमेजोन के इतने सारे डेटा वेयर हाउस हैं या डेटा सेंटर हैं, हमें नहीं पता हमारा डेटा कहाँ पे है। लेकिन टू टायर आर्किटेक्चर में हमें ये पता होता है कि हाँ हमारा डेटा किधर है। ठीक है, थ्री टायर में हमें नहीं पता होता। उसके बाद टू टायर में क्या होता है कि मान लो कई सारे बंदे डेटा अपडेट कर रहे हैं, डेटा फेच कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, किसी एक बंदे का डेटा दूसरे बंदे के डेटा के साथ स्वैप हो जाता है। ठीक है, मान लो मैंने शताब्दी में टिकट बुक कराई, ठीक है, मान लो मेरा जो कोच है वो दूसरा है, किसी दूसरे बंदे ने शताब्दी में टिकट बुक कराई, उसका कोच तीसरा है। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, ऐसा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेटा अगर स्वैप हो जाए तो वो ऐसे होता है। कभी सीट एक्सचेंज हो गई, कभी कुछ हो गया, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आती हैं, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। उन दिक्कतों से बचने के लिए हम ये थ्री लेयर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि आप जो भी आप इनपुट करते हो वह जो क्वेरी बनकर डेटाबेस के पास जाता है। तो सिंपल है, जो आप इनपुट दोगे उस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। डेटाबेस भी कोई एफर्ट नहीं करेगा, जो उसको डेटा ऊपर से मिलेगा वो डेटा आपको दे देगा। सिंपल सी बात है। तो ये थ्री टायर आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता है, देखो बस इसमें इतना ही है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि इसमें जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे ना, तो भी इस डेटाबेस या पूरे आर्किटेक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड है और काफी रिलायबल है, जबकि टू टायर आर्किटेक्चर उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक, थ्री टायर आर्किटेक्चर। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं,
बाकी मेरे को आशा है कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।